नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। सिम्फर, अगर आप गूगल पर इसे सर्च करें तो विकिपीडिया का एक रिजल्ट सबसे पहले आता है। विकिपीडिया का पेज खोलेंगे तो लिखा आता है CSIR, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च, CSIR सिम्फर, previously known as Central Mining Research Institute and Central Fuel Research Institute, is based in Dhanbad, Jharkhand, India. It is a constituent laboratory of Council of Scientific and Industrial Research, an autonomous government body and India's largest research and development organization. The establishment of CSIR Simfer was aimed to provide R&D inputs for the entire coal energy chain from mining to consumption through integration of the core competencies of the two premier coal institutions of the country. अब अंग्रेजी में तो मैंने बड़बड़ा लिया, लेकिन इसे आसान भाषा में हिंदी में समझें तो जो आखिरी लाइन थी वो बड़ी महत्वपूर्ण थी। जो आखिरी लाइन मैंने बोली उसका मतलब आसान भाषा में अगर समझें तो सिम्फर को बनाने के पीछे का मकसद था भारत की दो सबसे बड़ी कोयला कंपनियों के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट कर पूरे कोयला ऊर्जा के लिए इनपुट देना। अब जिस संस्थान पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है उस संस्थान पर सवाल उठते हैं तो मन व्यथित होता है, दुख होता है, लगता है कि भाई हमारा जो प्राइड है, जो हमारा गर्व है, उस पर सवाल उठाया जा रहा है। लेकिन देखिए, सवाल उठाना हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है, और जब तक सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे हम सवाल उठाते रहेंगे। आज भी सवाल है कि भाई सिम्फर का दुलरुआ कौन है। तो इस सवाल के जवाब के लिए सबसे पहले आपको ये रिपोर्ट देखनी होगी। ये रिपोर्ट देखिए आप। मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में ज़माने की कोई चीज न लूं। ये चंदा भी हैं, ये अनमोल रतन भी हैं, तभी तो हुजूर का इतना ख्याल रखा जा रहा। कुछ बोलने से पहले सीबीआई एसीबी धनबाद द्वारा लिखी गई इस चिट्ठी को देखिए। ऊपर में छोटा सा कॉन्फिडेंशियल बता रहा है कि जो भी है बहुत गुप्त है। चिट्ठी का मजमून भी देख लीजिए, साफ साफ लिखा है सिम्फर डायरेक्टर के खिलाफ लगे आरोपों के संबंध में। भाषा अंग्रेजी है, हमने आपकी आसानी के लिए इसे हिंदी में बदल दिया है। अब चलते हैं इस चिट्ठी के आखिरी पैराग्राफ पर। लिखा है कि आरोप सही हैं, लेकिन वहां तक जहां तक पीके सिंह ने एसबीआई के साथ पिछली नौकरी के बारे में जानकारी छुपाई है। अब दूसरे कागज के टुकड़े को देखिए। लिखा है सीबीआई की तरफ से दायर काउंटर एफिडेविट है। इस कागज में पॉइंट नंबर 5 जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि ये सत्य है कि पीके सिंह ने एमएससी जियोफिजिक्स बीएचयू से की है, लेकिन ये भी सच है कि उसी दौरान वो क्लर्क कम कैशियर के पद पर बीएचयू में ही काम करते थे। लेकिन चूंकि न बीएचयू की 30 साल पुरानी अटेंडेंस रजिस्टर मौजूद है, न 30 साल पुराना एसबीआई का कोई रजिस्टर मौजूद है, तो इस आधार पर पीके सिंह पर लगे आरोपों की और जांच तो संभव ही नहीं। वहीं इसी में आगे सीबीआई मानती है कि पीके सिंह ने सिम्फर ज्वाइनिंग के फॉर्म में जानकारी छुपाई। अब एक और चिट्ठी देखिए। इस चिट्ठी को झारखंड बीजेपी के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने लिखा है। इस चिट्ठी में भी उन्होंने कई आरोप के जांच की मांग देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की। अब दो और चिट्ठी देखिए। ये सीएसआईआर के डीजी की चिट्ठी है। पहली चिट्ठी में आरोप है कि मानदेय को रोका जाए और दूसरी चिट्ठी में मानदेय के वापसी की बात है। इतने आरोपों के बावजूद सिम्फर निदेशक शान से सिम्फर में तैनात है। क्यों? क्योंकि वो दुलरुआ हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर किसके दुलरुआ हैं? इतना ही नहीं, हमें खबर है कि सिम्फर में कोल ग्रेडिंग और सैंपलिंग के नाम पर भी बड़ा खेल हुआ। हमें पता है कि कब कब कोयले की ग्रेड को घटाया गया। हमें पता है कि कब कब कोयले के ग्रेड को बढ़ाया गया। G4, G5 कोयले को अचानक G10 बना दिया गया। हर खेल का खुलासा न्यूज 11 भारत करेगा, लेकिन दुलरुआ को फर्क ही नहीं पड़ता। उन्हें पता है कि कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बस इस बातचीत से साफ हो जाता है कि दुलरुआ निदेशक पीके सिंह साहब कॉन्फिडेंट हैं।
उन्होंने मान लिया कि इस खबर में कुछ नहीं। उन्होंने तय कर लिया कि वो मीडिया को वैल्यू नहीं देते, दिसंबर में उन्हें रिटायर हो जाना है। जी नमस्ते सर, दिलीप बोल रहा हूँ सर, न्यूज 11 से। जी बताएं। बोल रहे हैं सर, 2 मिनट समय मिल सकते हैं सर? नहीं आप बता दें, फोन बात कर रहे हैं आप। एक्चुअली वो मानदेय वाला कुछ मामला था सर। किसका? मानदेय का कोई लेटर वगैरह है, मानदेय जो कुछ लोगों को मिला है उसको सबमिट करना वापस 1 साल का। मानदेय तो ये सर का अपना प्रोसीजर होता है सर। आप लोग ऑफिस का, ये ऑफिस का है, ये तो न्यूज 11 के लिए तो भाई हमारा कठिन है, न्यूज 11 के लिए न्यूज है ये। सर वो कितना तनख्वाह मिलता है किसको? नहीं ये नहीं जानना है सर, जैसे एक लेटर हम लोग ऑफिस ऐसा नहीं है कि हम लोग समाज में नहीं रहते हैं। हाँ, और मीडिया में आप लोग जैसे हम लोग मित्र भी हैं। अभी एक डायरेक्टर से पूछा कि मानदेय के बारे में क्या करना है, ये तो अब कितना किसको तनख्वाह मिलता है, किसको नहीं वो हमको जानकारी नहीं चाहिए सर, खाली 2 लाइन जो मानदेय वापस करना है। ये तो साफ है, मैं आपको बताऊँ, आपको तो जो मंत्र छापेंगे ऐसा कैसे हो सकता है सर बिना आप ये चीज आपको पत्रकारिता की भी गरिमा है। मैं उस परिवार से जन्म लिया हूँ जहाँ पर पत्रकार लोग रहे हैं। ये कोई पूछता है क्या सर? आप ही बताएं कि आपको कितना मानदेय मिलता है? नहीं मिलने का नहीं हम बोल रहे सर, ऐसा हम क्यों पूछेंगे सर? एक्चुअली एक लेटर जारी हुआ है सर। हाँ कि जो कुछ लोगों को जो लेटर पहुंचाया है, मुझे मालूम है किसने पहुंचाया है। सभी हम लोग के पास जब तक तंत्र नहीं है, जानकारी हो जाता है। हाँ ठीक, तो साहब ये जो है ऑफिशियल प्रोसीजर है। कहीं पर भी आपके साथ देश में इतना कोरोना का न्यूज है, इतना डेवलपमेंट हो रहा है, अब जब मानते लौटाना है कि नहीं लौटाना है सर, आपको पूछना चाहिए। बताइए सर। ठीक है सर, हम लोग तो अभी ऑफिस से बंधे होते हैं, हम तो आज तक कभी आपको फोन नहीं किए सर किसी चीज को लेकर। आपका जो भी कार्यक्रम रहता है सबका फोन उठाता हूँ मैं, तो सबका फोन उठाता हूँ। नहीं हम ये नहीं बोल रहे सर, हम सर अननेसेसरी या फिर ऐसे फोन ही नहीं करते सर। खबर रहा तो फोन किए, नहीं तो नहीं फोन किए। ऐसे भी आपका हर कार्यक्रम होता है, हम लोग खबर करते हैं सर, लेकिन कभी इस तरह से बात नहीं किया। आपसे मैं अनुरोध करूंगा, हाँ आप इसको छोड़ दीजिए, इतना बड़ा न्यूज नहीं है इसको। अब अगर छोड़ सकते हैं और कहीं बचे नहीं है, कहीं कमिटमेंट नहीं है, तो न्यूज जो है एक राष्ट्रीय संस्थान के लिए ये न इसको चलाइए। हम लोग के बस में नहीं होता सर, हम लोग तो ऑफिस के दिशा निर्देश पे काम करते हैं ना सर। हम लोग तो मामूली सा एम्प्लॉय है, रिपोर्टर है, ऑफिस में एक खबर चाहिए सर तो हम लोग इनपुट देना पड़ता है। अब ये सब जो है हम कुछ नहीं बोल पाए साहब, हमारा कोई नहीं। और वो जानते हैं कि तब तक उनका कुछ होना ही नहीं, तो तब तक मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मैं चाहे यहाँ जाऊं, मैं चाहे वहाँ जाऊं, मेरी मर्जी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 11 भारत। तो भाई उन्हीं की मर्जी है, हम तो क्या बोल सकते हैं। हम तो देखिए मीडिया है, मीडिया का काम बस इतना सा है कि हम सवाल उठाते हैं। अब डायरेक्टर साहब पर सवाल उठा तो बस नियम ये कहता है कि डायरेक्टर साहब आपको जवाब दे देना था, लेकिन शायद डायरेक्टर साहब ने जवाब देना उचित नहीं समझा। बहरहाल हम सवाल उठाते रहेंगे। डायरेक्टर साहब शायद भूल गए, या हो सकता है कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं होगी कि भाई हम न्यूज़ 11 भारत है, हम जब तक तोड़ते नहीं तब तक छोड़ते नहीं। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ बेरमो विधायक अनूप सिंह साहब जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है अनूप जी आपका। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेश जी मौजूद हैं। शैलेश जी बहुत स्वागत है आपका। और दिलीप भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं धनबाद से, जो शुरुआत से इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। अनूप जी मैं आपके पास भी आऊंगा, शैलेश जी मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं दिलीप के पास आऊंगा। दिलीप, हमने इस खबर को उठाया, हम लगातार इस खबर को दिखा भी रहे हैं। संभव है कि बहुत जगह इस खबर को तवज्जो नहीं मिली, लेकिन हम पूरी शिद्दत के साथ इस खबर को दिखा रहे हैं, क्योंकि हमें अंदेशा है कि गड़बड़ी जितना हम उम्मीद कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा बड़ी है, बहुत बड़ी गड़बड़ी है। और उसका एक उदाहरण यह भी है कि हमें खबर मिली है, आपको भी खबर मिली है कि सुबह के 3-3 बजे तक सिम्फर में मीटिंग चलती है हमारे एपिसोड टेलीकास्ट होने के बावजूद, लेकिन डायरेक्टर साहब जवाब देने को अभी भी इच्छुक नहीं है। इसका मतलब है कि डायरेक्टर साहब के पास जो बैकअप है वो बड़ा मजबूत है, वो जबरदस्त बैकअप है। दिलीप, देखिए बिल्कुल बैकअप जबरदस्त मजबूत है। इसी बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जब उनसे सवाल किए गए कि आखिर इस मामले पे न्यूज़ 11 को जानकारी चाहिए, मानदेय का मामला क्या है, डीजी ने जो पत्र जारी किया है मानदेय वापस करने का वो मामला क्या है, आनन फानन में बहुत बड़ी बैठक होती है सिम्फर परिसर में, कई लोगों को आमंत्रित किया जाता है बैठक में।
और बैठक के बाद पूरे मामले को किसी तरीके से गौन कर दिया गया, कहीं कोई चर्चा नहीं हुई। लेकिन इस खबर को लेकर के हम लोग पड़े रहे और हमारा भी दायित्व था, जिम्मेवारी था कि सिम्फर जो देश का सिरमौर है, देश के लिए गर्व की बात है। बड़े बड़े रिसर्च यहाँ पे होते हैं, आखिर रिसर्च के नाम पर कभी किस तरह से गलत काम भी हो रहे हैं, मानदेय लिए जा रहे हैं। और हालांकि मानदेय के मामले में डीजी को पत्र लिखना पड़ रहा है कि आप मानदेय वापस करो, और इस मामले का सीधा सीधा जवाब निदेशक की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। तो कहीं न कहीं मामला बहुत बड़ा है। आखिर जवाब देने से क्यों परहेज कर रहे हैं? उनके जो पीआर है उनके तरफ से भी कहा जाता है इस मामले को रफा दफा कीजिए, खबर मत चलाइए। फिर बाद में ये कहते हैं कि खबर चलाएंगे जनाब तो मानहानि का केस करेंगे, न्यायालय जाएंगे साइंटिस्ट। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से रोकने का प्रयास किया। और जब खबरें आगे बढ़ी तो कई मामलों का खुलासा हुआ। इसके बाद ये भी पता चला और जांच में ये भी सामने आया, दस्तावेज जो न्यूज़ 11 के हाथ लगे, भाई आपने जो पढ़ाई की है उस दौरान भी कुछ घालमेल हुआ है, रिसर्च के दौरान तो वही हुआ ये घालमेल। इसके अलावा नियोजन के कई मामले लंबे। मैं बता रहा हूं, ये हम क्या कह रहे हैं भाई, ये तो सीबीआई भी मान रही है। मैं क्या कह रहा हूं, ये सीबीआई की रिपोर्ट जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, भाई सीबीआई ने एक काउंटर एफिडेविट फाइल किया और उस काउंटर एफिडेविट में मैं दर्शकों को बता दूं, मैं अनूप जी को बता दूं, मैं शैलेश जी को बता दूं कि सीबीआई के काउंटर एफिडेविट में साफ साफ लिखा हुआ है। देखिए, मैं एक विज्ञान का स्टूडेंट रहा हूं, मैं पेशे से बहुत पहले से इंजीनियर रहा हूं, तो मैं जानता हूं कि हम कॉमिक्स पढ़ते हैं तो उसमें एक पैरेलल यूनिवर्स पढ़ते हैं। पैरेलल यूनिवर्स में पढ़ते हैं कि एक शख्स एक वक्त में कई ब्रह्मांडों में मौजूद रह सकता है अगर उसके पास स्पेशल पावर्स हो तो। और ऐसे स्पेशल पावर्स मुझे लगता है कि हमारे डायरेक्टर साहब पीके सिंह साहब के पास है। क्यों मैं कह रहा हूं ये भी मैं आपको बता देता हूं। सीबीआई की जो काउंटर एफिडेविट है वो कहती है कि भाई जिस अवधि में इन्होंने बीएचयू से एमएससी जियोफिजिक्स की, सीबीआई कहती है कि इन्होंने एमएससी जियोफिजिक्स बीएचयू से की। फिर सीबीआई उसी रिपोर्ट में कहती है कि हाँ इन्होंने लेकिन बैंक का एसबीआई बैंक में बीएचयू के शाखा में ही क्लर्क कम कैशियर की भी जिम्मेदारी उठाई। लेकिन चूंकि ये 30 साल पुराना मामला है और 30 साल पुराना न अटेंडेंस रजिस्टर बीएचयू का मौजूद है न अटेंडेंस रजिस्टर एसबीआई का मौजूद है, तो इसलिए यह बताना बड़ा मुश्किल है कि एक साथ दोनों जगहों पर ये कैसे मौजूद थे। तो भाई इसका मतलब कि इनके पास कोई स्पेशल पावर है, एक साथ ये कई जगहों पर रह सकते हैं। शायद ये भगवान ब्रह्मा है, संभव है एक साथ अगर बहुत जगहों पर रहें, टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, तो या तो ये डॉक्टर स्ट्रेंज हैं या फिर ये भगवान ब्रह्मा है। मैं अनूप जी के पास एक बार आ रहा हूं। अनूप जी, जितना हम अंदाजा कर रहे हैं उससे कहीं बड़ा है ये। मैं कोयले की ग्रेडिंग के खेल पर आपसे बातचीत करना चाहता हूं। मैं इस मामले में बिल्कुल अनभिज्ञ हूं, बिल्कुल नहीं जानता, लेकिन मेरी सामान्य से बुद्धि जो कहती है अनूप जी, ये कहती है कि भाई इस खेल में सिंपल सी चीज है कि ग्रेडिंग अगर अच्छी रहेगी तो दाम ज्यादा मिलेंगे, ग्रेडिंग अगर खराब रहेगी तो दाम कम मिलेंगे, और बस इसी का फायदा सैंपलिंग टीम ने डायरेक्टर साहब की उठाया है। अनूप जी देखिए, ये जो झारखंड को लूटने का जो साजिश चल रहा है वो आज से नहीं चल रहा है, और पिछले कई सालों से इन लोग कोयले में ये घपला करते आ रहे हैं। और जब तत्कालीन सीएमडी थे तो मैंने उस बात को उठाया भी था कि ग्रेडिंग का सबसे बड़ा खेला झारखंड में हो रहा है, और ये पूरे कोल इंडिया का सबसे बड़ा कोल घोटाला होगा। अगर इसकी जांच आदरणीय मुख्यमंत्री जी सीबीआई को रिफर करते हैं तो कितने अधिकारी, कितने लूटने वाले कर्मचारी जो झारखंड सरकार की धरती से झारखंड सरकार की संपत्ति को व्यापारियों के हाथ में बेचने का काम करते आई है, उन सबका चेहरा सामने आएगा। भारती जी, मैं देखिए आप तो इंजीनियर हैं और मैं उतना ज्यादा पढ़ा लिखा तो हूं नहीं, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि जो कोल फॉर्मेशन होता है वो कोल फॉर्मेशन जो होता है वो प्लांट से होता है, प्लांट के डिके से होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और उस कोल को फॉर्मेशन होने में हजारों साल लग जाते हैं। हजार साल लगते हैं। बिल्कुल। 3 टाइप के कोक होते हैं, इग्नाइट होता है, हार्ड कोक होता है, सॉफ्ट कोक होता है। अब आप समझ जाइए कि मैं अपने विधानसभा की आपको उदाहरण बताता हूं, शैलेश जी लाइन पर है, वो भी इस बात को समझेंगे कि बोलते हैं कोयला फॉर्मेशन में जितना ज्यादा हीट और जितना ज्यादा प्रेशर धरती पर पड़ेगा
उतना ही ज्यादा अच्छा कोयला बनेगा। कोयला बने, बिल्कुल। अब कोयला निकालने का दो फॉर्मेशन होता है, कोयला निकालने का दो फॉर्मेशन होता है। या फिर आप सरफेस माइनर पे आप कोयला का काम करते हैं तो सरफेस माइनर होता है जिसमें आपको ओबी नहीं काम करना होता है, या फिर आप ओवरबर्डन हटा के ऊपर से आप कोयला हटाने का काम करते हैं, फिर बीच का कोयला उठाते हैं, फिर नीचे का कोयला उठाते हैं। ठीक है। मैं 20 साल से बेरमो में हूं और मैंने अपने पिता की विधानसभा को बहुत नजदीक से देखा हूं। वहां पे एक माइंस है, खास महल, कारो, अमलो और कल्याणी, और कुछ माइंस सीसीएल्स के भी हैं, जो उरी मारी एक माइंस है। वहां के कोयले का ग्रेडिंग अगर आप देखें तो 4500 से लेके 5500 तक आता है वो ग्रेडिंग, जो जीसीवी होता है। जीसीवी इतना होता है। और आज के डेट में पावर में जो कोल सप्लायर्स है उनको पावर जीसीबी पे पेमेंट मिलता है। मैंने 20 साल के इतिहास में, पिछले 5 साल को आप छोड़ दें, उन कोयले को वॉशरी 4 से नीचे जाते हुए देखा ही नहीं। हाँ, वॉशरी 5 हो सकते हैं, वॉशरी 3 हो सकते हैं, वॉशरी 4 हो सकते हैं। अब इतनी भी किसी की हालत नहीं खराब होगी कि वो सीधे राजा भोज था और 2 वक्त का खाने का उसको लालच पड़ जाएगा। आप देखें कि यहां पे इन्होंने क्या किया। जो उस टाइम में तत्कालीन सीएमडी थे, उन्होंने इस कोयले को सीधे G10 कराया, उसके बाद G11 हुआ। और ये मैं प्रमाण नहीं दे रहा हूं, ये तो डीएमओ, जो बोकारो के डीएमओ गोपाल दास, उनसे कोई भी इंफॉर्मेशन मंगवा सकते हैं कोर्ट के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से, कि पिछले 2 साल में जब प्राइवेट कंपनी इन माइंस में आई तो उस टाइम में कोयले का ग्रेड क्या था, और जब प्राइवेट कंपनी गई तो फिर कोयले का ग्रेड क्या था, और प्राइवेट कंपनी के आने से पहले उस समय ग्रेड क्या था। आप देखे होंगे कि जब सरकारी कंपनी कोयला का उठान कर रही थी, कंजप्शन कर रही थी, तो वो कोयला वॉशरी 4, वॉशरी 5 था। और जब प्राइवेट कंपनी यहां पे आ गई तो सीसीएल ने खेला किया, सिम्फर साथ आया, व्यापारी साथ आए, एक अमाउंट बना, और उस अमाउंट के तहत वॉशरी 4 के कोयले को G10 किया गया। और इससे केंद्र सरकार को तो नुकसान हुआ, क्योंकि कोल इंडिया का मुनाफा व्यापारी और इन अधिकारियों के जेब में गया। और इनकी संपत्ति की अगर आप जांच कराएंगे तो इतना पैसा है इनके पास, इन अधिकारियों के पास, कि आप सोच नहीं सकते। और आने वाले विधानसभा में मैं प्रमाण के साथ जी झारखंड सरकार को रॉयल्टी में कितना नुकसान हुआ है वो पूरी बातों को मैं रखने जा रहा हूं। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है कोयला मंत्रालय को, झारखंड सरकार को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और इन लोग ने जीसीबी का खेला करते हुए ये जो टेरर फंडिंग के ओर एनआईए जो जांच की, उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि इनके पास इतना पैसा आ रहा था कि ये कोयला को बेचकर ये भरपूर मात्रा में टेरर फंडिंग भी कर पा रहे थे, अधिकारियों को भी खुश कर पा रहे थे, अधिकारी अपने नेता को भी खुश कर पा रहे थे। और झारखंड सरकार की संपत्ति, झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री उस समय के, उनके नाक के नीचे बेची जा रही थी। यह हमेशा झारखंड का दुर्भाग्य रहा है, और यह दुर्भाग्य ये 5 साल में दिखने को मिला है। झारखंड ने हमेशा एक पिता का रोल अदा करते हुए डीवीसी को स्थान दिया कि झारखंड की धरती पे बसे, कोल इंडिया को स्थान दिया कि झारखंड की धरती पे बसे, सिम्फर को स्थान दिया कि धनबाद में एक बहुत बड़ा संस्था खोले। लेकिन क्या हो रहा है, कोल इंडिया के माध्यम से झारखंड को लूटा जा रहा है, डीवीसी के माध्यम से झारखंड को बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है, सिम्फर के माध्यम से झारखंड सरकार का डीएमएफटी का पैसा, रॉयल्टी का पैसा दिल्ली बैठे हुए व्यापारियों को, कलकत्ता बैठे हुए व्यापारियों को 2 नंबर तरीके से पहुंचाया जा रहा है। टेरर फंडिंग में पैसा पहुंचाया जा रहा है, और वही टेरर वाले लोग जो है, जो हमारे यहाँ उग्रवाद फैलाते हैं, वो हमारे पुलिस भाइयों के खिलाफ में लड़ाई लड़ रहे हैं।
मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जो गलती पिछले सरकार ने, बीजेपी सरकार ने की है, मैं आदरणीय हेमंत सोरेन जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप सर, एक जांच एजेंसी आपके पास है, जेएसएमडीसी, थर्ड सैंपलिंग आपको अलाउड है, क्योंकि हमारी धरती से कोयला निकल रहा है। जब ये ग्रेडिंग करते हैं तो आप अपना भी ग्रेडिंग चेक कराएं कि जो कोयले को ये G10 बता रहे हैं वो G10 वाला जीसीबी रखता है कि वॉशरी 4 वाला जीसीबी रखता है। उससे कम से कम झारखंड सरकार की संपत्ति, झारखंड सरकार की रॉयल्टी, झारखंड सरकार का डीएमएफटी फंड बचेगा। और मैं बता रहा हूं भारती जी, आप लोग ने जो मुद्दा उठाया है जी, ये बहुत बड़ा घोटाला है और इसमें कई बड़े बड़े चेहरे सामने आएंगे। आप विश्वास करें मेरा, मैं अपने पिता से जितना सीख पाया हूं, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं ग्रेड का धांधली करने में, मैं इन सब का जो नकाब है ये उतारूंगा, विधानसभा में उतारूंगा और पुख्ता सबूत के साथ उतारूंगा। और जितने भी लोग हैं इसमें, चाहे उस समय के सीएमडी थे, चाहे उस समय के अधिकारी थे, चाहे व्यापारी थे, एक एक आदमी के बारे में मैंने सबूत ढूंढना शुरू किया है। और झारखंड सरकार को आगे बढ़ के अपने एसीबी से, जांच एजेंसी से इसकी जांच करानी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि झारखंड सरकार की संपत्ति को लूटा, बिल्कुल हमारी संपत्ति, हम झारखंडियों की संपत्ति है ये। लेकिन मैं ताजुब हूं कि जी, और लेकिन मैं ताजुब हूं कि उस समय के मुख्यमंत्री और उस समय की सरकार ने ऐसा कोई पहल नहीं किया। आज भी आप देखें कि कोल इंडिया के माध्यम से 80% ट्रांसपोर्टेशन जो है वो पावर रैक के माध्यम से किया जा रहा है। 50% आपको ये नियम है कि 50% आपको ट्रांसपोर्टेशन रोड से कराना है उस राज्य की प्रगति में। डीवीसी का ट्रांसपोर्टेशन 80% रेल से हो रहा है। नियम है कि आपको 50% बाय रोड कराना है। लेकिन जब रोड में आप कराते हैं तो आपको एडवांस टैक्स जमा करना पड़ता है झारखंड सरकार को। और कोल इंडिया और डीवीसी झारखंड सरकार को एक अछूता व्यवहार दिखाते हुए वो रेलवे से अपना माल ढुआ रही है जो नियम के खिलाफ है। और रेलवे में इन्हें एडवांस टैक्स नहीं जमा करना पड़ रहा है, रेलवे केंद्र की संपत्ति है। लेकिन नुकसान तो झारखंड का हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, नुकसान तो झारखंड का हो रहा है। सीटीओ का पैसा नहीं जमा कर रहे हैं। इसी बात पर देखिए, यहाँ के व्यापारी चले गए, यहाँ के व्यापारी सब उड़ीसा चले गए। इसी बात पर मैं एक बार, शैलेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चूंकि शुरुआत से शैलेश जी इस पूरे मामले को देख रहे हैं। हमने पहले दिन ये मुद्दा उठाया था शैलेश जी, सिर्फ एक चिट्ठी का मुद्दा था। आज देखिए जो अनूप सिंह जी बोल रहे हैं, जो कुमार जयमंगल बेरमो विधायक बोल रहे हैं, इस बात को अगर बहुत गहराई से, उन्होंने बहुत ही बेस से सारी चीजों को समझाया है। और जब मैं समझ रहा हूं इस चीज को तो मैं बिल्कुल हतप्रभ हो जा रहा हूं। मैं मतलब अंदाजा नहीं लगा पा रहा कि मेरी कितना बड़ा ये मामला है, कितना गंभीर ये मामला है। शैलेश जी, भारती जी, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि कोल इंडिया का अगर किसी सीएमडी के कार्यकाल में हुआ होगा तो सबसे बड़ा घोटाला है ये। बिल्कुल शैलेश जी। देखिए, ये यंग विधायक हैं और काफी पढ़े लिखे हैं, और इन्होंने जो बात कहा है वो बहुत विचारणीय बात है। देखिए, हमारा जो स्टेट है उसका जो मेन रेवेन्यू है वो कोल बेस्ड इको हो रहा है। मुझे एक्चुअली, मैं जो बोल रहा हूँ वो, अच्छा, मैं मेरे पीसीआर को बोलता हूँ, वो उस पर ध्यान देगा। अब पीसीआर प्लीज देखिए, इनकी आवाज इनको इको जा रही है। जी शैलेश जी आप बोले। जी जी, वो कर रहा है, पीसीआर कर रहा है। अभी ठीक है। ठीक है सर। हाँ ठीक है, अभी ठीक है। देखिए, मैं जो बोलना चाह रहा था वो ये था कि अनूप जी ने बहुत ही बढ़िया मुद्दा उठाया। देखिए, आपने एक छोटे से जिस बात से शुरू किया था, ये बात कहाँ चली गई। मैं सिम्फर पे आऊंगा, ग्रेडिंग पे आऊंगा, लेकिन इन्होंने जो बात उठाया वो रियली एक बहुत विचार करने का बात है कि जिस स्टेट का मेन रेवेन्यू कोल है और उससे आपको राजस्व, मैक्सिमम राजस्व आता है, उससे आपको एम्प्लॉयमेंट की भी बहुत ज्यादा
वो रहती है। वो अब ये बता रहे हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन वाला चीज है उसमें 50% लैंड रूट से होना चाहिए, लेकिन रैक से हो रहा है, 80% रैक से हो रहा है। ये सारी चीजें जो हैं ये ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आफ्टर ऑल जो हमारा स्टेट है वो डायरेक्ट इसका भुक्तभोगी हो रहा है। और इसको जब आप कनेक्ट करते चलेंगे, कड़ी जोड़ते चलेंगे, तो ये कड़ी ऐसे लोगों के कारण ही है, जो लोग भ्रष्ट लोग जो ऊंचे पद पे बैठे हुए हैं, जिन्हें इन सब की जानकारी है, लेकिन वो कुछ लोग को लाभ पहुंचाने के वास्ते इन सबों पे आंख बंद कर लेते हैं। अब अगर जैसे अनूप जी ने कहा कि भाई अगर इस पे एक जांच बैठा तो बैठना चाहिए। ये तो जो भी बात ये कर रहे हैं ये तो बहुत ही डैमेजिंग है स्टेट के लिए, बहुत डैमेजिंग है। और कितना सीरियस है, देखिए आप किसका हक मार रहे हैं? गरीब स्टेट का हक मार रहे हैं भाई। आप जब हमारे पास इतना खनिज है, उस खनिज पे कैसे सोशो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा उसके बारे में टोटल गाइडलाइंस है, उस गाइडलाइंस को आप फ्लाउट कर रहे हैं। वो तो एक इशू हो गया जो उन्होंने कहा कि भाई इन गाइडलाइंस को आप फ्लाउट कर रहे हैं तो नेचुरल है, हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट कम होगा, ट्रकें कम चलेंगी, ट्रांसपोर्टेशन का काम कम होगा, एम्प्लॉयमेंट का रोटेशन कम होगा। वन एस्पेक्ट ऑफ द मैटर। मैं उनसे जो अनूप जी जो बात कह रहे थे उनसे और थोड़ा विस्तार में समझना चाह रहा था, जो ये ग्रेडिंग का इशू था, क्योंकि आज जो मुझे बोला गया कि ग्रेडिंग के इशू पे बताया जाएगा कि जो सिम्फर है उसने जानबूझकर डेलिबरेटली और इन कनाइवेंस विद प्राइवेट पार्टीज उसने क्या किया है कि जब प्राइवेट पार्टीज ने कोयले को उठाया तो उसी कोयले को उसने ग्रेडिंग लो किया ताकि उसको सस्ते दाम पे मिले। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अनूप जी आर यू हियरिंग मी? तो वो अगर मैं कहीं गलत हो तो मुझे समझाएंगे। तो प्राइवेट पार्टीज को फायदा पहुंचाने के लिए, नहीं अनूप जी बोल रहे हैं, प्राइवेट पार्टीज को फायदा पहुंचाने के लिए, थैंक यू। तो उन्हीं की बात से जो मैं समझा कि प्राइवेट पार्टीज को फायदा पहुंचाने के लिए आपने ग्रेडिंग को कम कर दिया, लेकिन जब उसी वक्त जब गवर्नमेंट साइड से उसको माइनिंग की गई और गवर्नमेंट ने उसको उठाया तो आपने उसके रेट को इन्फ्लेट कर दिया। यू गेट माई पॉइंट? अरे बाबा ये तो प्योर पीसी एक्ट के प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, ये तो खर्रा करप्शन है। शैलेश जी, हाँ बोले अनूप जी, बोले जी जी शैलेश जी इन्फ्लेट किया गया। शैलेश जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इन्फ्लेट किया गया। और इसमें जो ट्रांसपोर्टर था, जो व्यापारी था, उसके कहने पे, पैसे के दबाव पर सिम्फर का इन्वॉल्वमेंट और सीसीएल और बीसीसीएल के अधिकारी, अगर बीसीसीएल में हुआ होगा मेरी इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन सीसीएल में तो हुआ। और उस समय के जो सीएमडी थे उनके नाक के नीचे हुआ, और वो जरूर इस पूरी साजिश के एक हिस्सा होंगे। क्योंकि अगर आप सीएमडी हैं, एक पद पर सीएमडी आप बैठे हैं और आपके नीचे आपके मॉनिटरिंग के बिना एक हाई ग्रेड कोल को लो ग्रेड कोल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और उसका बेसिक रॉयल्टी जो डीएमएफटी और ईएमएफटी में आपको केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को दोनों जाना है, जिसके चलते राज्य सरकार को भी नुकसान हुआ, केंद्र सरकार को भी नुकसान हुआ। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनकी संलिप्तता थी इसमें। एकदम आप सही बोल रहे हैं। करेक्ट। हाउ कैन दैट? ये तो क्लियर है ना। एक चीज को आप दो तरह से कैसे वो कर सकते हैं? वही सेम चीज है, उसको आप एक्स ग्रेडिंग करते हैं, फिर उसी सेम चीज को किसी को फायदा पहुंचाने के लिए वाई ग्रेडिंग करते हैं आप। तो ये तो एक बहुत बड़ी बात है। ये अपने आप में एक अलग मुद्दा आ गया। देखिए उस एक छोटे से बात को लेकर जब चला, सिम्फर का कितना बड़ा रोल है। मैं उसके प्रियम्बल को पढ़ रहा था, उसमें आदरणीय जो आपके हमारे जो वो बाबूलाल मरांडी जी है, जिन्होंने कंप्लेन किया, सही जगह कंप्लेन किया है, क्योंकि एक्स ऑफिशियो प्रधानमंत्री जी ही इसको देखते हैं, सिम्फर के वो ये हैं। तो ये जो आप जब ये जो मुद्दा उठ रहा है एक डायरेक्टर के ऊपर, और वो डायरेक्टर एकदम शांत बैठे हैं,
ये बड़ा ही बहुत ही चिंता करने का बात है। और अब तो ये अनूप जी ऐसा चीज दिखा रहे हैं कि इसमें सिम्फर ही नहीं, इसमें एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी है विच इन्वॉल्व्स सी द ऑफिसर्स ऑफ द कोल इंडिया, देन द प्राइवेट पार्टीज। ये इसको कैसे, हम तो कहते हैं कि अनूप जी इन बातों को उठाएं, विधानसभा में उठाएं। शैलेश जी, भारती जी, मैं कुछ बोलना चाहता हूं। जी बोले। देखिए, मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि नॉट ओनली वी डील इन वन माइंस। मेरा कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट ऑफ झारखंड शुड टेक अ स्टेप एंड कम फॉरवर्ड for the sampling of all the mines which is running under the Coal India in CCL premises और in BCCL premises, ताकि हमारे राजस्व का नुकसान ना हो और झारखंड गवर्नमेंट के सामने ये प्रमाण आए कि जिस कोल इंडिया को सिम्फर G10 का कोयला बता रही है या G4 का कोयला बता रही है, उसको झारखंड सरकार की एजेंसी सही मान रही है कि नहीं, झारखंड सरकार सर्टिफिकेट दे रहा है कि नहीं। हमारी धरती का कोयला है और हम उसको अगर जांच करेंगे नहीं तो आखिर जांच कौन करेगा? हमारा रॉयल्टी का पैसा हम तय नहीं करेंगे तो आखिर तय कौन करेगा? इसलिए मैं बोल रहा हूं वी शुड फॉर्म एन एजेंसी अंडर दी JSMDC सो दैट कि आगे से JSMDC ऐसी कार्रवाई ना हो सके और JSMDC को इस पे भी जांच करनी चाहिए विद द हेल्प ऑफ ACB। देखिए ये बात निकली है, काम हुए हैं, घोटाले हुए वो पहले भी। जी देखिए ये बात निकली है और ये बात निकली है तो अभी बहुत दूर तक जाएगी। आप ऐसी बातों को बता रहे हैं जो झारखंड के लोगों के लिए जानना बेहद जरूरी है। ये जो कोयला है ये हमारे हक का कोयला है। अभी हम एक ऐसे सिचुएशन में हैं जहां पर हम झारखंड के जो युवा हैं वो 3 दिन पहले सोशल मीडिया पर ट्विटर पर जो है वो लगातार रोजगार मांग रहे थे, लेकिन सरकार के पास भी मजबूरी है कि सरकार का खजाना खाली है। अगर सरकार जो है वो कुछ नया करना भी चाहे, भारती जी सरकार रोजगार देने का भरपूर कोशिश कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार से अड़चने आज भी हमें आ रही है। 50% ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन आपको रोड के माध्यम से स्टेट में करना है, लेकिन कोल इंडिया DVC ये तमाम कंपनियां डायरेक्ट रैक से भेज रही है। क्यों? क्योंकि रोड परमिट निकालने के लिए एडवांस टैक्स जमा करना होता है CTO निकालने के लिए, और कोल इंडिया CTO जमा नहीं कर रही है झारखंड सरकार में, DVC CTO जमा नहीं कर रही है झारखंड सरकार में, जिसके चलते झारखंड सरकार को एक बड़ा पैसा का तो नुकसान हो रहा है। लेकिन यहाँ के बच्चे, यहाँ के ट्रक व्यापारी, यहाँ के हाईवा व्यापारी, यहाँ का खलासी, यहाँ का ड्राइवर जाके उड़ीसा में अपना ट्रक चला रहा है, सही बात है, जाके छत्तीसगढ़ में अपना ट्रक चला रहा है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। देखिए वही मैं जो झारखंड सरकार का हक है वो आप झारखंड सरकार को दे रहे नहीं है। और जब हमारे मुख्यमंत्री अपने दम पर कोरोना का पैसा देके वापस यहाँ के युवाओं को एक हौसला देने का काम करते हैं तो आप बोलते हैं कि भैया ये तो मोदी जी कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, मोदी जी का यही बात है। शैलेश जी चूंकि ये बात यहाँ पर पहुंच चुकी है तो आपसे बात बहुत कुछ अधूरी रह गई है। मैं चाहूंगा कि आप हमें 10 मिनट और देंगे, थोड़ा 10 से 15 मिनट। चूंकि आपसे बात हुई थी कि आप आधा घंटा दे पाएंगे, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर संभव हो तो 10 से 15 मिनट सर और अनूप जी आप हमारे साथ बने रहें। चूंकि एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, थोड़ी हमारी रोटी की भी बात हो जाए, तो एक छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं और फिर जल्द हाजिर हो रहे हैं। सर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। और ब्रेक से पहले इस मुद्दे को जहां पर हम छोड़ के गए थे, तो जब जितनी बात हुई, चाहे हम बेरमो विधायक अनूप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेश जी जुड़े हुए हैं, चाहे हमारे साथ धनबाद के हमारे संवाददाता दिलीप जी जुड़े हुए हैं, तीनों ने जो बातें बताई और खास करके अनूप जी आपने जो बताया, इसको सुनने के बाद एक बात तो साफ हो जाती है। एक बात यह साफ हो जाती है कि अब समझ में आता है कि झारखंड सरकार का खजाना खाली क्यों है। अगर झारखंड की मौजूदा सरकार को खजाना खाली मिला तो वो क्यों मिला, अब भी हमें समझ में आता है कि आखिर अपने 20-22 साल के सफर के बावजूद झारखंड विकसित की जगह अब तक विकास की दौड़ में क्यों है। सब कुछ समझ में आता है, क्योंकि हमेशा हमारे या तो पीठ पर लात मारी गई है या फिर पेट पर लात मारी गई है। हमेशा से हम झारखंडियों के हक को कुछ और लोग खाते रहे हैं और खाते रहे हैं।
ये जो हमारा कोयला है, कहते हैं कि झारखंड की जो धरती है वो खनिज गर्भा है, रत्न गर्भा है, लेकिन क्या हमें उसका वास्तविक हक आज तक मिला? नहीं मिला। और क्यों नहीं मिला उसका उदाहरण आपने हमें बताया है। बात निकलती है तो बहुत दूर तक जाती है। शैलेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेश जी, चूंकि ब्रेक पर जाने से पहले आपसे बहुत ज्यादा बात नहीं हो पाई थी, लेकिन आप देखिए कि ये कितना सीरियस है, ये मैटर कितना बड़ा है ये मामला। मतलब अंदाजा नहीं लगा सकते उसमें जीरो कितने लगेंगे अगर इस घोटाले की ढंग से जांच हुई तो। शैलेश जी, देखिए, एज अ झारखंड का रहने वाला होकर मैं ये बोल सकता हूँ कि समन्वय होनी चाहिए सेंटर और स्टेट के बीच में, क्योंकि माइनिंग का अपना सेंट्रल पॉलिसी है, उसकी अपनी मिनिस्ट्री है। वो कैसे कोल को यूटिलाइज करेंगे, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है, क्योंकि सारा पावर प्लांट्स हैं, उनको बहुत सारी कॉम्प्लेक्स इश्यूज इसमें इन्वॉल्व हैं। लेकिन जो बात अनूप जी उठा रहे हैं कि भाई अगर जो स्टेट से आप खनिज उठा रहे हैं और उस स्टेट को आप सहभागिता नहीं देंगे और वो स्टेट देखता रह जाए कि भाई उसके नाक के नीचे ये गड़बड़ियां चल रही हैं और वो कुछ कर नहीं सके, इसको चूंकि थोड़े इशू को हम लोग लोकलाइज करें, इस बात पे ग्रेडेशन के बात पे ले आए बात को, तो जैसे वो उठा रहे हैं कि भाई आप सिम्फर से आप एक ग्रेड पर्टिकुलर ग्रेडेशन कर दिए और स्टेट का कोई रोल नहीं रहा इसमें, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा इनके बात को कि जरूर स्टेट का भी रोल रहना चाहिए। भाई आप इंडिपेंडेंटली, आप आर्बिट्ररीली कोई ग्रेडिंग कर दीजिए और यहाँ के जो लोग हैं वो ये पा रहे हैं कि ये ग्रेडिंग गलत है, तो इसमें स्टेट का भी एक समन्वय होके सेंटर से कॉन्फिडेंस में लेके किस तरह से करें वो ये तो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे कि जेएसएमडीसी का भी एक रोल होना चाहिए कि भाई नहीं, वो ऑब्जेक्शन रेज कर सके कि नहीं ये जो है ये आप ग्रेडेशन कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्टली लॉस तो राजस्व का लॉस तो स्टेट को होगा, सेंटर को भी होगा। बिल्कुल। मान लीजिए एक पर्टिकुलर अच्छे ग्रेड के कोयले को आप कम ग्रेड का कोयला दिखाकर किसी प्राइवेट पार्टी को फायदा उठाने को आप दे देते हैं, तो राजस्व का लॉस किसका हुआ? स्टेट का हुआ, बिल्कुल, सेंटर का हुआ। तो मान लीजिए सेंटर शांत है तो, लेकिन स्टेट में जैसे ये विधायक हैं, इनका भी अपना जवाबदेही है, इनको भी देखना है, तो ये बिल्कुल सही मुद्दा उठा रहे हैं और इस एरिया से आते हैं। हमको बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने ये बात को उठाया। अरे भाई, जहां का कंप्लीट एम्प्लॉयमेंट हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, कोल बेस्ड है, तो कहीं ना कहीं इस पे एक बहुत सलीके से, तरीके से बातों को रखना चाहिए, उठाना चाहिए। शैलेश जी, मैं एक बार अनूप जी के पास आ रहा हूं। कमिटी बननी चाहिए। बिल्कुल शैलेश जी, मैं एक बार अनूप जी के पास आ रहा हूं। अनूप जी, जहां तक मेरी समझ कह रही है कि भाई देखिए, सिम्फर जो है वो तो केंद्र के अधीन है, तो इस ऐसे में झारखंड सरकार की बात करें या झारखंड सरकार के विधायकों की बात करें, आपकी बात करें, हमारी बात करें, तो हमारा जो रोल होता है वो बड़ा लिमिटेड हो जाता है। मतलब ये हो सकता है कि हाँ, हम आवाज उठा सकते हैं, ये हो सकता है कि हम केंद्र के संज्ञान में ला सकते हैं, या बहुत ज्यादा हो सकता है तो ये हो सकता है कि मुख्यमंत्री ये फैसला ले सकते हैं कि भाई कोयले की जो ग्रेडिंग है, तमाम माइन से जो कोयले की ग्रेडिंग है सीसीएल के तहत आने वाली, उस ग्रेडिंग को जैसा कि आप कह रहे हैं कि हाँ भाई वो ग्रेडिंग हमारी जो संस्था है वो संस्था भी कर सकती है। लेकिन जो घोटाले हुए, इन घोटालों में जो अब तक गड़बड़ियां हुई हैं, इन गड़बड़ियों में जो नुकसान होना था वो नुकसान। शैलेश जी शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। जी शैलेश जी शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, मैं एक सेकंड, जस्ट एक लाइन और जोड़ दूं अनूप जी के लिए, क्योंकि अनूप जी ने कहा हमारा जो स्टेट का एसीबी है वो उसका ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। ये जो कोयले से रिलेटेड मैटर्स हैं, ये ज्यूरिसडिक्शन सिर्फ सीबीआई का है। एसीबी, एंटी करप्शन ब्यूरो जो आपका स्टेट का है, वो बिल्कुल भी इसमें कुछ नहीं कर सकता और स्टेट भी कोई डायरेक्शन नहीं दे सकता। हाँ, लोकल पुलिस को आप चाहें तो दे सकते हैं, लोकल पुलिस चाहे तो मामले को उठा सकता अगर आप लोकल, लेकिन एसीबी को कोई ये नहीं है। ये बड़ा जुरिस्डिक्शनल इशू है, इसमें हमारे हिसाब से सिर्फ एसीबी को, सीबीआई को पावर है। बिल्कुल। अनूप जी कुछ कहना चाह रहे हैं, क्योंकि मेरा भी कंसर्न यही था कि हमारे जो पावर्स है, राज्य सरकार की जो पावर्स है बहुत लिमिटेड हो जाती है। अनूप जी, बहुत लिमिटेड। देखिए, मैंने पहले भी ये बोला, जो शैलेश भैया बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं।
कि हमारे को उनको सजा देने का अधिकार नहीं है या हमारे को कोर्ट में बैठाने का अधिकार नहीं है, लेकिन हमारी संपत्ति लूटी गई है। हम अपनी जांच एजेंसी से उस जांच रिपोर्ट को तैयार करके केंद्र सरकार को तो सौंप सकते हैं। बिल्कुल। सीआईडी आपकी संस्था है, एसीबी आपकी संस्था है। मैं उसके माध्यम से सजा देने थोड़ी बोल रहा हूं, मैं उसके माध्यम से जांच कराने बोल रहा हूं कि आप जांच कराइए और जांच करा के केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपिए। दूसरी चीज कि जब कोयला निकलता है तो कुछ रॉयल्टी का पैसा, कुछ परसेंट केंद्र सरकार को जाता है, कुछ परसेंट राज्य सरकार को जाता है। केंद्र सरकार के बहुत सारे ऑप्शंस हैं देश को चलाने के लिए, लेकिन राज्य सरकार के पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं और वही लिमिटेड ऑप्शंस आज हमसे छीना जा रहा है और आज यहाँ के युवाओं से उनका रोजगार छीना जा रहा है। झारखंड सरकार से उसका पैसा छीना जा रहा है, उसकी संपत्ति को तहस नहस करके कोयला नोच के बाहर ले जा रहे हैं, लेकिन उसके माइंस को रिक्लेम नहीं कर रहे। आज कोल इंडिया का तमाम माइंस देखिए, जो माइंस बंद हो गई है, नियम क्या कहता है, उसे आपको रिक्लेम पोजीशन में लाके देना है। मतलब जिस पोजीशन में आपने माइंस लिया था, जिस लेवल, जिस स्टेटस, जिस हाइट और जिस डेवलपमेंट में आपने लिया था, उसी डेवलपमेंट में वापस आपको वो माइंस देना है। चाहे आपको झारखंड सरकार को माइंस देना है, चाहे उसको रैयतों को माइंस देना है, लेकिन आपने वो भी नहीं दिया। हर जगह माइंस खदान बन के पड़ी हुई है। झारखंड सरकार उस माइंस का उपयोग नहीं कर पा रही है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को आप माइंस वापस नहीं सौंप रहे। तो ले दे के मैं समझता हूं कि हमारा हक बनता है और हमारा हक इसके के लिए तो जरूर बनता है, जो मैं शैलेश भैया के सामने रखना चाहूंगा। शैलेश भैया काफी जानकार हैं और गार्जियन है, लेकिन मैं इनके सामने इतना तो जरूर कहना चाहूंगा कि हम जांच कमेटी तो बना सकते हैं कि हमारे कोयले को किस ग्रेड पर कोल इंडिया और सिम्फर तय करके राज्य से बाहर ले जा रही है। बिल्कुल। अगर हम कोयले का ग्रेड नहीं तय कर पाएंगे तो हमारे को बेसिक का जो 2% या 3% डीएमएफटी आता है, जो रॉयल्टी आता है, वो कहां से आएगा। वॉशरी 4 का कोयला का दाम होता है 4200 रुपया बेसिक शायद, या और G10 के कोयले का दाम होता है आपको 2300 रुपया या 1800 रुपया, या G12 का। और उस बेसिक प्राइस पे हमें उतना परसेंट मिलता है। तो आप समझ जाइए कि अगर 2000 रुपया बेसिक में कम होता है तो झारखंड सरकार को प्रति टन कितना नुकसान हुआ। और अगर उस माइन से प्रति महीना 1,00,000 टन प्रोडक्शन हुआ तो साल में आपको 12 लाख टन हुआ एक माइन से। और मैं तो अपने विधानसभा में ऐसे 4 माइंस गिनाने के लिए तैयार हूं जो पिछले 5 साल में इतना बड़ा घोटाला हुआ है कि वॉशरी 4 के कोयले को G10 सीधे कर दिया जाता है और जैसी प्राइवेट कंपनी का अलॉटमेंट खत्म हो जाता है, वो कोयला लेना बंद कर देती है, तो बरसात में उस कोयले को देने के लिए फिर से सरकारी कंपनी को दिया जाता है। डीवीसी को दे देते हैं इन लोग, वेस्ट बंगाल पावर को दे देते हैं, तो फिर से ये G4 G5 एनटीपीसी को दे देते हैं और फिर ये G4 G5 हो जाता है। दुर्भाग्य ये है भारती जी कि हम अपनी सरकार की संस्था को बढ़ाना नहीं चाहते, हम प्राइवेट प्लेयर्स को बढ़ाना चाहते हैं। आज अगर हम अपनी संस्था को बढ़ाएं तो मैं समझता हूं कि देश भी आगे जाएगा, राज्य भी आगे जाएगा। और मतलब इस बार राज्य को एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला है, मेरे पास ना शब्द नहीं है कि 3.5 साल मुख्यमंत्री जी का फोकस है, मुख्यमंत्री जी का फोकस है कि स्टेट अपने ऊपर डिपेंड होगी, उसका खनिज संपत्ति उसका होगा और उसकी एजेंसी ऑक्शन करवाएगी, उसकी एजेंसी माइनिंग कराएगी। हम लोग अपने पैर पे खड़े रहेंगे, कोई कोल इंडिया डीवीसी के भरोसे हम लोग नहीं रहेंगे। राज्य सरकार के पास अपना 10,000 20,000 करोड़ रुपया साल का फंड रहेगा।
बिल्कुल। क्योंकि इनको देने से भी तो ये लूट रहे हैं मैं तो मतलब समझ और नहीं इनको पा रहा। दिया भी है तो ये हमारे युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहे। बताइए, पूरा ट्रांसपोर्टेशन 80% ट्रांसपोर्टेशन दे आर डूइंग इट बाय रैक। जो ये वॉयलेशन है, ये वॉयलेशन है, ये गाइडलाइन का वॉयलेशन है। 50% जब एग्रीमेंट हुआ है झारखंड सरकार और डीवीसी का, उसमें लिखा हुआ है कि 50% ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन हैज टू बी डन बाय द रोड मोड, so that local villages, local people, they get employment. शैलेश जी, आज कोल इंडिया भी वही काम कर रहा है, डीवीसी भी वही काम कर अब रहा आप है। देखिए कि ये सिर्फ एक चिट्ठी से शुरू हुआ कारवां था। हम चिट्ठी से डिग्री पर पहुंचे, डिग्री से हम फंड पर पहुंचे कि भाई अनियमितता है, वहां से हम पहुंचे कि हाँ भाई बहुत सारे लोगों को रिक्रूट गलत किया गया है, और वहां से आज ये देखिए लाखों करोड़ का ये घोटाला सामने आ रहा है। शैलेश जी मैं तो ये बोलता हूं कि पिछले 1.5 साल में जब से इस राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी बने हैं, केंद्र सरकार की दोहरी नीति क्या है इसकी बस आप रिपोर्ट मंगा ले। उन्होंने कितना ट्रांसपोर्टेशन इनर झारखंड स्टेट डीवीसी के 2 प्लांट है, बिल्कुल, कोडरमा है, ये सॉरी डीवीसी के 2 प्लांट है, कोडरमा है, एक आपको एमपीएल है, हाँ, ठीक है। एक आपको आधुनिक है, एक आपको ब्रह्मपुत्र है। ये तमाम जो प्लांट है, जिंदल है, जिसको कोल इंडिया कोयला दे रहा है या डीवीसी कोयला ले रहा है, कितना % ऑफ द मोड ट्रांसपोर्टेशन इन्होंने रोड मोड से किया है? कितना %? आप देखेंगे कि इन्होंने पूरे ट्रांसपोर्टेशन को रैक से ले जाने का काम किया है, क्योंकि झारखंड सरकार को एडवांस टैक्स नहीं जमा करना पड़े और सीटीओ का जो पैसा ऑलरेडी इनके पास ड्यू है उससे राज्य कमजोर हो और केंद्र सरकार के पास अपना रैक से ये लेते हैं और रैक में एडवांस टैक्स लगता नहीं है। शैलेश जी, मैं तो स्तब्ध हूँ, मैं क्या बोलूँ। ये मुझे अच्छा लगा कि इस तरह का बात अनूप जी उठा रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे तो नॉट एज अ लॉयर व्हाट आई एम सेइंग, व्हाटएवर आई हैव हर्ड फ्रॉम अनूप, ऐसे झारखंडी आप अभी फिलहाल एक ऐसे झारखंडी बात कर आप रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट की, बिल्कुल झारखंडी बोल रहा हूँ मैं। आप जब एम्प्लॉयमेंट की बात कहेंगे तो फिर आपको तो थोड़ा तो लीवरेज, तो आपको थोड़ा फ्री हैंड स्टेट को तो देना होगा। और ये जो बोल रहे हैं कि अगर इस तरह का कोई अरेंजमेंट है, मैंने तो कोई पढ़ा नहीं है इसलिए मैं उस पर नहीं बोलूँगा, ये मान के चलता हूँ कि अनूप जी जो बोल रहे हैं वो सही है, तब तो ये बहुत बड़ी बात है, ये तो करना चाहिए। और इसमें तो हमको लगता है स्टेट को बढ़ चढ़कर कोई तरीका निकालना चाहिए, कोई कमेटी बना के इस पे You will be shocked to know कि मेरे विधानसभा में 2 डीवीसी का प्लांट आता है जो हिंदुस्तान में सबसे बड़ा है, सीटीपीएस और बीटीपीएस। आपको मालूम है, ठीक है, कि इनको झारखंड टेरिटरी में बिजली बेचना कमर्शियली अलाउड नहीं है। इट इज अ इलीगल ऑफेंस। ये बिजली बेचने लगे पिछले 5 साल में, कमर्शियली भी और रेसिडेंशियली भी। रघुवर दास की सरकार में ये इतने ताकतवर हो गए कि झारखंड सरकार की धरती पे ये अपना बिजली बेच रहे हैं। और नियम क्या कहता है कि अगर इनको बिजली भी बेचना है तो झारखंड सरकार के दर से आधे दर पर सीएसआर के माध्यम से अपने लोगों को इनको बिजली पहुंचाना है, जो अगल बगल ने अप्लाई करते हैं। लेकिन उसका जो पैसा कलेक्शन है वो झारखंड सरकार ऊर्जा विभाग कलेक्शन करके डीवीसी को देगा, लेकिन ये डायरेक्ट झारखंड सरकार के लोगों से ये पैसा वसूल रही है। मीटर लगाने पे 10,000 रुपया ले रही है। मतलब आप सोच लीजिए कि साक्षात झारखंड सरकार की रोड पर खड़े होके चंदा वसूली का काम और रंगदारी मांगने का काम हो रहा है केंद्र सरकार चंदा की वसूली से ज्यादा और कुछ नहीं है इसका मतलब। शैलेश जी, इससे जो अनूप जी बोल रहे हैं तो ये चंदा आप बताइए, डीवीसी बिजली बेच रहा है, इससे दुर्भाग्य क्या है? आप मैथन चले जाइए। शैलेश जी, आप भारती जी जांच कराइए, मैथन जाइए। मैथन में डीवीसी डायरेक्ट सभी फैक्ट्रियों को
सभी फैक्ट्रियों को बिजली दे रही है, सभी फैक्ट्रियों को। शैलेश जी, और वो पैसा जो है उनके अधिकारी खा रहे, लेकिन नुकसान तो झारखंड सरकार का हो रहा है। सही बात। शैलेश जी, ये अब लग रहा है ये पार्ट 1 पार्ट 2 आपको करना पड़ेगा इसमें। ये इन्होंने बड़ा लार्जर इशू उठा दिया है। मैं खुद तब दूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या रिप्लाई दूं। मैं बोलूंगा कि मैं इसमें हाँ, इसमें मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था। ये चूंकि बहुत बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लगा अनूप जी को सुन के। इनका जो कंसर्न है वो सही कंसर्न है भाई। एक स्टेट है, स्टेट में आप यहाँ के खनिज से आप इतनी सारी कंपनीज को आप चला रहे हैं और यहाँ पे लोकल लेवल पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट का परेशानी है, तो कुछ तो करना चाहिए। और अगर इस तरह का कोई स्टैट्यूटरी एग्रीमेंट है, देखिए जब भी कोई गवर्नमेंट से कोई भी एग्रीमेंट होता है किसी भी प्राइवेट पार्टी का, तो दैट इज अ वेरी सीरियस काइंड ऑफ एन एग्रीमेंट एंड दैट हैज टू बी कंप्लाइड इन टोटो। और बड़ा उसको ये तरीके से, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ये बहुत गलत है। और सही में इनका जायज है, अनूप जी जो भी कह रहे हैं इनका जायज है, इनका कहना बहुत जायज है कि भाई फिर ये कहाँ से क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट की बात कर पाएंगे। तो लोग बोलेंगे भाई आप एम्प्लॉयमेंट का क्या हुआ नहीं हुआ। और जहाँ पे मेन एम्प्लॉयमेंट जो है कोल बेस्ड है, खनिज बेस्ड है, और फिर आप हमारे खनिज से ही आप मान लीजिए बिजली का प्रोडक्शन कर रहे हैं, हमारे धरती पे ही आपका जो है ये इंडस्ट्री लगा हुआ है, और फिर आप हमको ही आर्म ट्विस्टिंग करते हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत। सबसे बड़ी बात है, लगता है कि गलत सबसे बड़ी बात है तो कि इस जो पे अनूप जी ने जो बात बताई है वो झारखंड के युवाओं को ये चीज समझनी चाहिए। हाँ। कि हमारे हक की हकमारी कैसे हो रही है, समझनी चाहिए। मैं भी इसी झारखंड का युवा हूं, मुझे आज तक अंदाजा नहीं था कि इस कदर हमारी हकमारी हो रही है। और अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई जितनी भारती जी हकमारी तो हो गई जी, भारती जी हकमारी तो हो गई। आपको मालूम है झारखंड सरकार में इतने युवा थे जो मेडिकल स्कीम के तहत कोल इंडिया में अपने पिता या अपनी माता के जगह पे नौकरी चाहते थे, मेडिकल अनफिट स्कीम पर। जी। पिछले 4 साल में मेरे को लगता है कि बीसीसीएल और सीसीएल और ईसीएल ये तीनों मिला के जो झारखंड का प्रीमिसेस है, मेरे को लगता है कि 5000 के माता पिता या गुजर गए या रिटायर कर गए, इस आशा में कि हमें कोल इंडिया में मेडिकल बेनिफिट के तहत जो नियम 5 सेंट्रल ट्रेड यूनियन के द्वारा बनाया गया है उसके तहत मेरे बच्चे या मेरी बेटी को नौकरी मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। तत्कालीन सीएमडी ने पिछले 4 साल में बैठने का जरूरत ही नहीं सोचा। मतलब अनूप जी जो आप बात और मेडिकल बोर्ड का हेड जो होता था वो हमेशा सीएमओ होता था, सीएमएस होता था, लेकिन उन्होंने अपने कार्यकाल में मेडिकल बोर्ड के हेड को अपने आप को नियुक्त कर लिया। अब बताइए सीएमडी कोल इंडिया के कोई भी सीएमडी हो, सीसीएल हो, वो गेस्टेड ऑफिसर भी नहीं होते हैं। आपको मालूम है उनके जीएम तक गेस्टेड ऑफिसर नहीं होते हैं, उनके डायरेक्टर टेक्निकल तक गेस्टेड ऑफिसर नहीं होते, उनके डॉक्टर्स होते हैं गेस्टेड ऑफिसर, डॉक्टर्स के पास होता है। हाँ। और उस डॉक्टर के ऊपर सीएमडी ने उस डॉक्टर के ऊपर गोपाल सिंह जी ने अपने आप को नियुक्ति करवा लिया कि भैया हम मेडिकल बोर्ड के हेड हैं। लेकिन मेडिकल बोर्ड का हेड बनने के बाद भी वो 4 साल में मेडिकल बोर्ड बैठाए नहीं। कितने बच्चे इस आस में अपने जीवन को बर्बाद कर लिए कि मेरे पिता बीमार हैं, उनके जगह पे मुझे नौकरी मिलेगा। मैं बता रहा हूं कितने पिता इस धरती को छोड़ के चले गए कि मेरी बेटी को नौकरी मिलेगा। मतलब जो आप बात बोल रहे हैं, सॉरी बेटे को नहीं बेटी जो को आप नहीं बात बोल रहे हैं, 1 घंटा आज कम पड़ गया मेरे पास। मैं आपको मतलब बता रहा हूं अनूप जी कि मुझे लगता है कि एक बार फिर से मुझे आपसे लाइव जुड़ना पड़ेगा किसी और दिन इसी मुद्दे को लेकर के। शैलेश जी मेरी बात से शायद इत्तेफाक रखेंगे कि भाई आज हमारे पास शायद वक्त कम पड़ गया। आप देखिए कि शैलेश जी ने आधे घंटे का समय दिया था हमें, पर शैलेश जी अभी भी बड़ी इंटरेस्टिंगली सारी बातों को सुन रही है। सारी बातें मतलब हम आम लोगों के लिए ये सारी ऐसी बातें जो सुन करके हम हतप्रभ हैं कि भाई हम इस पर क्या रिएक्शन दें, कि ऐसा भी होता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शैलेश जी शायद आप मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे क्योंकि वक्त कम है हमारे पास। शैलेश जी बिल्कुल नहीं, ये बात जो है ना, देखिए ये बात आपने उठाया और हम सबको सुनना चाहिए। और मैं भारती जी आपको रियली ये करूंगा,
कि आपने इस तरह का मुद्दा उठाया और ऐसे विधायक को आपने आगे लाया जिसका कंसर्न जो है ना, और लानत है अगर हम झारखंडी हैं और हम ये बात सुनना नहीं चाहेंगे और हम समझना नहीं चाहेंगे कि क्यों हमारे झारखंड में इस तरह की परेशानी है, और हमारे जो चुने हुए विधायक आए किसी भी पार्टी के हों उनको क्या परेशानी आ रही है। जो लोग आज के डेट में एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा मुद्दा है, इकोनॉमी में आपके पास रोजी रोजगार जो है, और रोजी रोजगार का क्यों कमी हो रहा है। हम लोग इतना सुनते हैं खनिज हमारे पास इतना ज्यादा है, और हम प्राइवेट पार्टीज को देख रहे हैं इतना पैसा बना रहे हैं, इतना पैसा, लेकिन हाँ बिल्कुल। देखिए समय हमारे पास आज तो लिमिटेड है, चीजें बहुत लिमिटेड समय है, तो इसलिए फिलहाल मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि मैं आप लोगों को शुक्रिया कहूंगा, लेकिन ये सिलसिला यहां हम थमने नहीं देंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि सर जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। भ्रष्टाचार के खिलाफ ये आवाज हमारी जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया अनूप जी आपका, बहुत शुक्रिया शैलेश जी आपका, दिलीप धनबाद से आपका भी बहुत शुक्रिया। और भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लड़ाई जो है वो जारी रहेगी। एक बार फिर से हम इसी मुद्दे पर अनूप जी इसके साथ जुड़ेंगे, शैलेश जी भी हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि आज बातें तो हुई लेकिन बात पूरी नहीं हो पाई, बात अधूरी रह गई। झारखंड की बात थी। आज अनूप सिंह एक कांग्रेस विधायक के तर्ज पे नहीं बल्कि एक झारखंडी युवा के तर्ज पे बैठे हुए थे। शैलेश जी एक वरिष्ठ अधिवक्ता के तर्ज पे नहीं बल्कि एक आम झारखंडी के तर्ज पे बैठे हुए थे। अभिषेक भारती इस प्रोग्राम की एंकरिंग नहीं कर रहा था बल्कि एक आम झारखंडी के तर्ज पे झारखंड की बात कर रहा था, और जो बातें सुनी, जो बातें समझी, उससे बस इतना समझ में आया है कि हम झारखंडियों के पेट पर लात मारी गई है। और जब झारखंड की बात आती है तो न्यूज़ 11 भारत झारखंड की आवाज है। हमारा वादा है कि सच है तो दिखेगा। लेकिन फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। सच है।